सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस सीरीज में हम लोग बहुत ही अहम पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। सो टू स्टार्ट विथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो जो लोग भी ऑफलाइन में आए हैं सब लोग अपना नाम, नंबर और कॉलेज का नाम इसमें लिख देना, दैट विल बी फॉर रिकॉर्ड पर्पस, ठीक है। उस तरफ देखो, उस तरफ, ओके। सो माई वॉइस इज क्लियर। सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करके क्लास करो ऑनलाइन में, और एल्स आप लोग रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, ठीक है ना। यस देखो, अभी क्या है ना, कल हमने टाइम स्पेंड किया हमारे बेसिक्स पे, ठीक है। आपको हमेशा कोई भी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो मैं हमेशा रिपीट करता हूं, ठीक है, कि आपको अपना कोर बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। सो आज जो हम लोग करने वाले वो एप्लीकेशन पार्ट करने वाले हैं। सो वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ पेस, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल को कैसे टैकल करना है, आपको इसका कोर स्ट्रेंथ पकड़ना होगा। सो प्रोजेक्ट अप्रेजल में कोर आपको 4 से 5 चीजें समझनी होंगी। सबसे पहला जो चीज है वो है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये बाकी सब लोग ऐसे समझते हैं, बट हम लोग कैसे समझते हैं कि जब भी कोई मैं कैपिटल प्रोजेक्ट करता हूं, सो मेरे को उसमें पैसा डालना होता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ठीक है ना। मैं आपको रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हम लोग प्रोजेक्ट का बात करेंगे, बॉन्ड्स, इक्विटी, प्रॉपर्टी, टर्म स्ट्रक्चर का बात करेंगे। सो मेरे को 28 साल हो गया, अभी आप लोग मेरे से 10-12 साल छोटे हो, यू आर 16 ईयर्स, राइट, 16-17 ईयर्स। सो रियल एस्टेट मार्केट कैसे काम करता है, सब लोग शेयर मार्केट को देख के बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि शेयर मार्केट में देयर इज क्विक मनी, बिकॉज यू सी सम शेयर इज गोइंग अप एंड डाउन, राइट। यू सी कि भाई 90 रुपए का शेयर है, वो 91 हो गया, 92 हो गया, एंड सो ऑन। सेकेंड्स में वो चेंज होता है, तो इट सीम्स वेरी अट्रैक्टिव। बट रियल मनी इज मेड इन द रियल एस्टेट मार्केट्स, क्योंकि उसमें एंट्री बैरियर है, बड़ा अमाउंट है, तो सब लोग एंटर नहीं कर पाते हैं। कैसे होता है एंट्री, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कोई भी एक अगर बहुत ही फेमस डेवलपर है, जैसे कैलकाटा में आपने मनी ग्रुप का नाम सुना होगा, राइट। दिल्ली में आपने डीएलएफ ग्रुप का नाम सुना होगा, बॉम्बे में भी बहुत सारे लोधा है जैसे, ठीक है। सो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब नींव रखते हैं कोई भी चीज का, तो उसमें उसको सॉफ्ट लॉन्च का एक रेट बोलते हैं। जैसे प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, लेट्स से सपोज द रेट इज 20,000 पर स्क्वायर फुट, ठीक है। तो आपका प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हो गया, 4 करोड़ रुपया हो गया। सॉफ्ट लॉन्च में वो आपको बोलेंगे सर 20,000 का रेट पे आप बुक करो। अब कोई भी जब कॉम्प्लेक्स जब बनता है, आज के दिन पे सबको अच्छे साफ सुथरे लोकेलिटी में रहना है, सबको एक कम्युनिटी में रहना है, राइट। सो ऑल फ्रॉम द स्टैंड अलोन बिल्डिंग दे मूविंग टू बिग कॉम्प्लेक्सेस। सो ये जो हाउसिंग का जो बूम अभी इंडिया में चल रहा है, सो यू बुक जब सॉफ्ट लॉन्च होता है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे में जब सॉफ्ट लॉन्च होगा तो वो आपको 20,000 के रेट पे रेट चालू करेंगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जाता है ना, ये रेट बढ़ते जाता है। सो 20,000 पे जब आपका पहला ईटा रखा, पूजा हुआ, धरती पूजा, भूमि पूजा हुआ, तब 20,000 का रेट रहता है। जब तक वो बनता है ना, तब तक ये रेट 20,000 छोड़ के 50,000 का रेट चला जाता है। तुम समझ रहे हो। और 5 से 6 साल लगते हैं। नॉर्मली अगर आप पैसा बैंक में रखते हो तो पैसा 5 से 6 साल में डबल होता है, समझ रहे हो। बट यहां पर क्या होता है, 5 साल में आपका पैसा मोटा मोटी 2.5 गुना हो जाता है, 2.5 से 3 गुना हो जाता है। आप समझ रहे हो, क्योंकि लोग, जो लोग के पास में पैसा है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं ये पूरा रेडी है, मैं देख के लूंगा, समझ रहे हो। सो ऐसे करके रियल एस्टेट में पैसा बनता है। रियल एस्टेट में ऐसा बहुत लोग जैसे जो ज्ञान देते हैं ना सोशल मीडिया में कि रियल एस्टेट में तो कुछ नहीं है, रेंटल लिए, वो रियल एस्टेट इज द रियल गेम। कभी भी अगर तुम पैसा कमाना चालू करो, 1-2 साल जब तुम्हारे जॉब में स्टेबिलिटी हो जाए, तुम फेलो एक्चुअली बन जाओ, तुम लाइफ में स्टेबल हो, ऑलवेज एक जहां पर भी आपको अच्छा लोकेलिटी है, आप वहां पर एक फ्लैट बुक करो। और जब आप EMI पे करते हो एवरी मंथ, सो यू हैव सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खर्चा भी उसी अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को खाली पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई तो ठीक है, अभी आपका कॉलेज का उम्र है तो आप पढ़ रहे हो, बट आपका जब आप जॉब में जाते हो
तो उस समय आपको ये सब कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो यू शुड बी वेरी अवेयर कि क्या क्या एवेन्यूज है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसी के बेस में हमारा ये चैप्टर बना है प्रोजेक्ट अप्रेजल। सो जैसे मान लो आपका फ्रेंड बोलेगा भाई तू इस शेयर में पैसा लगा दे, उस शेयर में पैसा लगा दे। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था, व्हेन आई वाज वेरी न्यू टू दिस, बोला इस पे लगा दे ये बढ़ जाएगा। सुनी सुनाई बातों पे आपको कुछ भी नहीं करनी है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, आपको टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है। आपने कोचिंग कहाँ लिया? ऐसे भी तो लोग हैं जो 5,000 6,000 में पढ़ाते हैं, है मार्केट में, आपको भी नाम मालूम है, मेरे को भी नाम मालूम है, बट आपने हमको क्यों चूज किया? बिकॉज यू चूज ब्रांड। सो यू नो दैट ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूट जिसका हिस्ट्री आप वहीं जाओगे। सो ऑलवेज ऑलवेज आपको मालूम है भाई, आप नमक खाते हो टाटा का, राइट? आपको अगर बैंक, फॉर एग्जांपल एक कॉमन मिसकंसेप्शन, आपको अगर अपना पैसा रखना है तो आप एचडीएफसी बैंक चूज करते हो, आईसीआईसी बैंक चूज करते हो, बट यही अगर आपको शेयर में पैसा लगाना है तो आप कौन सा शेयर चूज करते हो? यस बैंक। आप समझ रहे हो? आप जो आसपास में देखते हो वही सब शेयर्स में पैसा डालो। सो प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब क्या है? इतने सारे एवेन्यूज में मैं पैसा कहां डालूं ताकि मेरा जो रिटर्न है, मेरा जो वेल्थ क्रिएट हो वो सबसे ज्यादा हो। आज के दिन पे व्हेन आई एम एट द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेवल ऑफ माय कंपनी, सो व्हाट आई डू इज दैट आई टेक फ्यू डिसीजंस। जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग कोई लेबोरियस काम नहीं करते हैं, वो लोग दिन में सिर्फ 2 ही डिसीजन लेते हैं। समझ रहे हो? मेरे एक भैया हैं, he started his own company, now he's in Dubai, he drives a Lamborghini Urus and he's having a net worth of 100 crores, ठीक है? So what he does is, उसका जो पोर्टफोलियो है 100-200 करोड़ रुपए का, वो उसको खाली चर्निंग करते हैं। So he is having PMS, alternative investments। अब वो देखता है, वो सुबह उठता है तो वो रैंक करता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। उसको जिसमें पोटेंशियल नहीं लगता है वो पैसा वहां से निकालता है और वो दूसरे एवेन्यू में डालता है। सो दिस इज ऑल प्रोजेक्ट अप्रेजल ऑल अबाउट। आपको स्टार्टिंग में पैसा डालना है। फर्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप जो भी प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आपको उससे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका वेल्थ क्रिएट होगा ना, आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय होगा। सबसे पहला चीज ये, ठीक है? दूसरा जो चीज हम लोग इसमें सीखते हैं वो है हमारा, क्या है बताओ? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? आपका जो पैसा फंस गया है उस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। पहला वाला है वैल्यू, दूसरा है प्रोजेक्ट का रिटर्न, तीसरा है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब जैसे मान लो मैं रियल एस्टेट का आपको एग्जांपल दिया या फिर मैं आपको इक्विटी का एग्जांपल दिया, आपका सबसे बड़ा मोटिव क्या होना चाहिए? पैसा कमाना, ठीक है, बट कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल अगर आपका खराब हो गया ना तो आपको वापस से आप जीरो पे आ जाओगे। आपका जब आप पढ़ाई करते हो तो आप 6 महीना पीछे हो जाते हो, अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो बहुत दुख होता है, राइट? लेकिन आपका हार्ड अर्न मनी है, सोचो आपने एक बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया, तो वो जो बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो लाइफ में आपको 2 से 3 साल पीछे ढकेल सकता है। एक खराब डिसीजन और आप 2 से 3 साल लाइफ में पीछे चले जाते हो फाइनेंशियली। आप समझ रहे हो? आपने लाइफ में, मैंने अपने पर्सनल फ्रेंड्स को देखा है, जैसे बीच में देयर वाज अ बूम इन द क्रिप्टो मार्केट, कितने सारे लोगों ने उसमें लाखों रुपया लगाया है। एक मेरा फ्रेंड है जिसका सैलरी मान लो 2 लाख रुपया है, उसने 1.5 से 2 लाख रुपया जो भी सैलरी आया, बेसिक एक्सपेंस, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड वेरी, मतलब बहुत ज्यादा वो मॉडेस्ट वे में रहता था, पैसा बहुत था, सब कुछ सेट था, एंड उसने एक ऐसा डिसीजन लिया, उसने 50 से 60 लाख रुपया अपना क्रिप्टो मार्केट में गवा दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कभी भी आपको फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, आपको ये देखना है भाई कि क्या आप उसको आसपास में देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। सो बेसिकली डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का मतलब क्या? आपने जो पैसा लगाया वो आपको वापस कब तक मिल जाएगा, गिविंग रेस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और एक होता है पेबैक पीरियड, आपने जो पैसा लगाया वो वापस कब तक आ जाएगा, इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इट्स अ रफ मेजर। पेबैक पीरियड को हम लोग क्यों यूज करते हैं? पेबैक पीरियड को हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग को एक रफ एस्टिमेट मिले, एंड डीपीपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू पीपी। क्यों? क्योंकि डीपीपी में क्या होता है, रेवेन्यूज जो मेरे बाद में आते हैं उसको जब मैं पुल करूंगा तो वो जोर से पुल होगा। कैपिटल जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया उसको तो पुल करने का जगह नहीं रहता है, तो उसका वैल्यू उतना ही रहता है। आर यू गेटिंग इट? पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट के लिए डीपीपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू पेबैक पीरियड। ठीक है ना? सो बेसिकली डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। और एक है आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सो व्हाट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने जो प्रोजेक्ट किया, 5 साल का प्रोजेक्ट किया, तो उससे मेरे को लास्ट में जाके प्रॉफिट कितना हुआ, माने व्हाट इज माय वेल्थ क्रिएशन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। सो एनपीवी को अगर आप एंड तक अक्यूमुलेट करते हो तो फिर आपका क्या बन जाता है, वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इज इट क्लियर? ठीक है। कल मैंने पीडीएफ भेजा था, वो पीडीएफ को ओपन कीजिए। अभी हम लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल के क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, देखो क्वेश्चन जो देख के बहुत बड़ा लगता है ना, वो उतना बड़ा होता नहीं है। मैं आपको वही सब चीज समझा रहा हूं। ठीक है, हम लोग थोड़ा रिसेंट का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मेरा जो फर्स्ट एग्जाम था, इट्स वेरी ऑब्वियस टू गेट नर्वस। मेरा जो पहला एग्जाम था CT1 का, आई गेव इट इन 2015। दैट इज वाई से यू ना, मतलब उस समय क्या था 10 साल पहले, कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है था, तो वहां पर एडमिशन बंद हो गए थे। ठीक है, तो मैं वहीं पढ़ता था, एक लड़के को लेना था, बट ही सेड मी कि भैया आप मेरे को पढ़ा दीजिए क्योंकि मेरे को सितंबर में ही एग्जाम देना है। एंड ही क्लियर्ड। स्टार्टिंग में मेरे से भी बहुत ज्यादा मेहनती लोग हैं। मतलब जीवन में तुम देखेगा, जरूरी नहीं कि तुम जितना हार्डवर्क करो तुमको वैसा सक्सेस मिले, बट तुमको कंटिन्यूअसली उस डोर को नॉक करना होगा। भाई एक मेरा फ्रेंड है प्रवीण संचेती, ही इज अ CA, ही इज अ CFA, ही इज अ क्वालिफाइड एक्चुअली। ठीक है ना, और भी ऐसे धुरंधर लोग हैं, CA IIM, CA CFA IIM, मतलब बट मेरे को जितना सक्सेस मिला वैसा जरूरी नहीं है सबको मिले। सो बेसिकली यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट फैक्टर, यू नीड टू हैव दैट लक फैक्टर ऑल्सो इन योर लाइफ। एंड लक कैसे आता है? जब आप कॉन्स्टेंटली कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हो। मतलब आपको ये चीज समझना होगा, मतलब कि अभी जैसे ये जो आपका काम है ना, अभी आने वाला 5 साल आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। एंड पढ़ाई में भी जैसे 2 टाइप का बच्चा लोग होता है। एक होता है कि जिसको ये लगता है कि भाई ये खाली मैं एग्जाम पास करने के लिए कर रहा हूं, वो मोटिव से आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप आगे जीवन में अभी एक लेवल तो चले जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप सोचो मेरे को कैसा लगता होगा, द लोन पाथ विच आई वॉक सिंस 2015। मतलब उस समय जब मेरे फ्रेंड्स बड़े बड़े बिग 4 में थे, फॉर एग्जाम्पल GT, EY, KPMG, PwC, डेलॉयट, मैं यहां पर बैठ के एक छोटा सा हमारा, मैं आपको कभी मौका मिलेगा आपको लेके जाऊंगा एक्सपीडिशन पे, इट्स इन जतिन दास पार्क, वहां एक छोटा सा, मतलब इतना एक बेंच जितना जगह था, मतलब ठीक है ना, वहां मैं पढ़ाता था। सो इट इज वेरी, आपको हमेशा डर लगेगा। मैंने आप देखोगे, मतलब बहुत सिंपल सा बात है। अब जो लास्ट 10 साल में अपना देखता हूं, मेरे को जो समझ में आता है, यू नीड टू ऑलवेज रिस्क इट। ठीक है ना, अभी जैसे बहुत लोग बैकआउट करके, मेरे पास डेली मैसेज आता है कि 1 महीना है मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, हम एग्जाम नहीं देंगे सोच रहे हैं। यू नीड टू रिस्क इट ना भाई, आप करके तो देखो। आप करोगे नहीं तो चीज होगा कैसे? अभी रिसेंट में आई गेव एन इंटरव्यू, आई फील फॉर द स्टूडेंट्स जो लोग अभी इंटरव्यू देते हैं, कंपनी से 1.5 2 महीना तक कॉल नहीं आता। वो लोग मेरे को बोलते थे ना कि भैया मेरा इंटरव्यू तो दिया हुआ लेकिन वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। बोला आ जाएगा जगह, टेंशन मत लो, तुम इतना सोच क्यों रहे? और मैं खाली उस इंटरव्यू के बारे में सोच रहा हूं। दैट वॉज जस्ट अ कॉर्पोरेट फेलियर इन माई लाइफ, कि मैं इंटरव्यू दिया, मेरा नहीं हुआ। ठीक है, सम हेड पोजिशन वॉज देयर फॉर इंडिया, तो बट आई टुक इट अप एज माई पर्सनल फेलियर, कि भाई ऐसा क्या है मेरे अंदर में कि वो लोग लिया नहीं, मैंने हु इज बेटर देन मी। सो इट्स नॉट वेरी इजी। ओके, यू नीड टू बेसिकली कॉन्स्टेंटली हिट। एंड कभी भी आप लोग ट्राई करने से पीछे मत हटिए। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, 10 चीज मैंने ट्राई किया, उसमें मेरा आधा चीज क्लिक हो, ये समझ लो। तो सही टाइम पे तुम लोग सही जगह पे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ तो प्रोजेक्ट अप्रेजल से, हाँ जो मैं 10 साल पहले की जो बात बता रहा था, 100 नंबर का पेपर था, 3 क्वेश्चन था मेरा बाकी। वो 3 बहुत ही जाड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहला प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्वेश्चन, इसमें होगा तो मैं दिखाऊंगा, सितंबर 2015 का क्वेश्चन। उसके पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले वो बहुत चैलेंजिंग था। ठीक है ना, 26 नंबर का क्वेश्चन था। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दिया था जो 2-3 चैप्टर मिक्स करके दिया था, बॉन्ड्स को मिक्स कर दिया था, स्टोकैस्टिक इंटरेस्ट रेट जो भी CM2 में चला गया। बट मैं गया, वॉशरूम गया, आई जस्ट थॉट कि नहीं, आई कैन डू इट, आई हैव ऑलरेडी डन 50% रियली नाइसली, एंड टू पास आई नीड 60, आई न्यू इट। ठीक है ना, तो मेरे को 15 से 20 नंबर और जुगाड़ना था। सो ये माइंडसेट जिसके पास में है, तुम समझ रहे, टॉपर बच्चा का क्या, वो गुस्सा में ले लेगा, वो ईगो में ले लेगा, मेरे से पूरा ही पेपर बनाना है। तुमको वो मोमेंट में सोचना होगा कि भाई 20-25 नंबर मेरे को चाहिए। पहले वो मोमेंट के बारे में सोचो, समझ रहे ना, पहले वो मोमेंट के बारे में तुमको ठीक करना होगा कि भाई मेरे को अभी ये 2 घंटा 1 घंटा में मेरे को कैसे 20 नंबर लेके आना है। वो चीज तुमको एग्जाम में वैसा माइंडसेट रख के चलना होगा। एक एक छोटा छोटा पार्ट नंबर। अभी मैंने जब रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया इंडियन इंस्टीट्यूट में, मैंने देखा कि भाई फॉर एग्जांपल 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें उन्होंने मुझे 3.5 नंबर दिया है। पॉइंट सारे सही थे, मेरा स्ट्रक्चरिंग हल्का हो सकता है, खराब हो, ठीक है। मैं जब लिखता हूं ना, मैं उतना सजा, मैं तुम लोग को बोलता हूं, बट मैं पर्सनली उतना नहीं सजा पाता हूं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है भाई कौन इतना करेगा, मतलब, तो सब कुछ सही था। तो मैंने एक एक पॉइंट चुन चुन के 4-5 दिन पूरा लगा के मैंने रिवैल में अप्लाई किया है। 1 नंबर से मेरा रह गया, अगर वो लोग समझ लो ना 1 नंबर दे देते तो मैं पास हो जाऊंगा। मैं वापस से पढ़ूंगा नहीं, मेरे को मालूम है, इट्स नॉट अबाउट दैट कि मेरे अंदर कोई कमी है, नहीं होगा तो मैं हो सकता है लास्ट का 2-3 दिन पढ़ूं, बट अप्लाई करने में क्या है, समझ रहे, बहुत लोग पीछे हट जाता है। अभी हमने YICC का ग्रुप में भेजा,
यंग एक्चुअलीज वर्ल्ड कप का, तुम लोग में से किसी ने भी अप्लाई नहीं किया उसमें, बट तुम लोग को करना चाहिए था। ट्राई करने से भी तुम लोग पीछे हट जा रहा लाइफ में। मैंने तो अपॉर्चुनिटी दिया ना तुम लोग को। 27-28 जुलाई को मैंने भेजा था, मोक्षित अप्लाइड फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट एंड 3-4 और लोगों ने अप्लाई किया, बट क्या पता हम लोग सब अगर अप्लाई करें तो हमारे यहां से एक जन निकलेगा। यू नीड टू कीप अप्लाइंग, यू नीड टू कीप ट्राइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम लोग के अंदर बहुत लैकिंग है, तुम लोग को नया चीज सीखना होगा, तुम लोग को हर दिन नया कुछ करना होगा, ठीक है। आओ प्लीज एग्जाम में घबराना मत। September 23 क्वेश्चन 5, ठीक है। आओ चलो, सो September 23 क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अ कार रेंटल कंपनी परचेजेस, बहुत शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है भाई मैं ये अगर अच्छे से करूंगा तो मेरा बाकी छूट जाएगा। शांत दिमाग से, ठंडा दिमाग से। एग्जाम के लास्ट एक हफ्ता में, अगर 11-12 को एग्जाम है, सितंबर महीना में कसम खा लो कि किसी से भी हम झगड़ा नहीं करेंगे। माइंडसेट अगर तुम खराब कर रहे हो तुम्हारा गलती है। अभी तुम लोग अपना पहला एग्जाम देने जा रहे हैं, हम तुमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। एग्जाम टाइम में क्या होता है, एंजाइटी होता है। थोड़ा टाइम पहले तुमको मन करेगा मुझसे झगड़ ले, मुझसे झगड़ ले, अननोइंगली तुम झगड़ा करेगा जानबूझ के, बिकॉज योर माइंड नीड्स सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। समझ रहे हैं ना। तो व्हेन द प्रेशर इज हाई, तुमको उस समय कोई भी झगड़ा नहीं करना है। घर पे हो सकता है मम्मी पापा से अनबन हो जाए, बड़ा भाई बहन छोटा भाई बहन को मार दिया, मैं समझ रहे हैं ना। ये सब फालतू काम बिल्कुल नहीं करना है। तुमको नहीं पढ़ने का इच्छा करे तुम रख दो। मैंने भी यही सब किया, घर में चिल्ला चिल्ली, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा अल्टीमेटली हर चीज एग्जाम में इंपैक्ट करेगा, ठीक है ना। लास्ट सितंबर स्टार्टिंग जो भी झगड़ा छुट्टी करना है, 31 अगस्त लास्ट, 1 तारीख से कोई झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है ना। ये सब माइंड को भाई ठंडा रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब डिसएग्रीमेंट्स, वो सब झगड़ा छुट्टी एकदम किसी से नहीं। लास्ट का 11-12 दिन पूरा फोकस करेगा। ऐसे नहीं होता एग्जाम में, हर एक छोटा छोटा चीज। अगर कोई रिमोट एग्जाम दे रहा है तो घर में देख लो वाईफाई का प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। मैं जब एग्जाम दिया था, मैं पूरा घर में बोल दिया था कि भाई अगर आज कोई आवाज किया तो देखना। तो तुम लोग को भी ये सब बोलना पड़ेगा ना कि भाई अगर कोई रिमोट एग्जाम दे रहा है तो भाई घर पे कोई आवाज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब बेसिक चीज पूरा ध्यान रखना होगा। उस दिन कोई घर में आए जाए ना, वाईफाई का कनेक्शन का रिचार्ज वगैरह ये सब उस समय तुम लोग को ध्यान में आता है। ऐसे नहीं करेगा, ऑफलाइन में जाएगा थोड़ा पहले जाएगा, ठीक है। थोड़ा पहले जाएगा तो क्या माइंड सेट होगा, गया लेट वैसा नहीं, थोड़ा पहले जाएगा तो क्या बैठेगा, समझेगा, कंप्यूटर चला के देखना कि हाँ सब चीज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब बेसिक चीज तुम लोग को समझना होगा, ठीक है ना। चलो, अ कार रेंटल कंपनी परचेजेस कार्स एट अ प्राइस ऑफ 24,000 per car. The company immediately rents them out to customers on a 4-year contract before selling them at the end of the contract at a price of 9,000. तो खरीदा कितना में, एक्टिव रीडिंग क्या बोलता है सर, साथ साथ लिखते भी चलिए। सो परचेज कितना में किया है बताओ, 24,000, ठीक है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और सेल कितना में करेगा, 9,000। कितना साल का प्रोजेक्ट है, 4 साल का है। द रेंटल इनकम इज पेबल कंटिन्यूअसली, इसको पूरा मार्क करो, ये है चुड़ैल। सर इसमें चुड़ैल क्या है, पूरा प्रोजेक्ट अप्रेजल में कंटिन्यूअस। तुम्हारा पूरा CM1 का चुड़ैल कौन है, कंटिन्यूअस। तुमको लगेगा अरियर है, तुमको लगेगा एडवांस है, लेकिन होगा कंटिन्यूअस। प्लीज ये चीज देख लेना क्वेश्चन में कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्वेश्चन बड़ा होगा तो पक्का अटेम्प्ट करना, और छोटा होगा तो अटेम्प्ट करना ही है। समझ रहे ना। ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें पेचीदगी हो सकता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन में कोई पेचीदगी नहीं होगा। पेचीदगी समझता है ना, मतलब गंदगी, ठीक है। एंड इंक्रीजेस बाय 1,500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब पहला साल कुछ होगा, दूसरा साल क्या होगा, कुछ प्लस 1,500, कुछ प्लस 3,000, कुछ प्लस 4,500, ठीक है। कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द इनिशियल एनुअल रेंटल रेट दैट द कंपनी मस्ट चार्ज फॉर ईच कार इन ऑर्डर टू अचीव IRR ऑफ 12%। माने इससे ज्यादा चोमू क्वेश्चन क्या जीवन में कभी देखा है, ये बताओ। और फिर भी बच्चा लोग फेल हो रहा है। सोचो, सोच के देखो भाई, कहां जा रहा है हमारा देश का यूथ, ठीक है। सो बेसिकली आओ, परचेज वैल्यू कितना है, 24,000। मिलेगा कितना, x A/1 प्लस x प्लस 1,500 A/1 v प्लस x प्लस 3,000 A/1 v स्क्वायर प्लस x प्लस 4,500 A/1 v क्यूब। अब बहुत सारा बच्चा लोग बोलेगा कि भैया आप इसमें वो क्यों नहीं किए, क्या बोलते हैं, आप इसमें इंक्रीजिंग वाला क्यों नहीं लगाए। लगा सकते हैं, बट हमको क्या है ना, माथा ठंडा रखना है अपना।
जहां देखेंगे 3 4 5 साल का क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे ना भाई, यहां से a बार 1 कॉमन आएगा और सब वी स्क्वायर का वैल्यू टेबल बुक से देखेंगे 12% में है, एक बार में पूरा झटाक देने से आंसर निकलेगा इसका। कैसे आंसर निकलेगा बोलो, झटाक देने से आंसर निकलेगा इसका। ठीक है, निकाल लो एक्स का आंसर। आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो, खाली मैंने यहां पर यही किया और कुछ भी नहीं किया है। सबको समझ में आया ये पहला क्वेश्चन? प्लीज चैट बॉक्स पे फटाफट यस नो लिखिए। सबको समझ में आया ये पहला क्वेश्चन? दिस वाज वार्म अप क्वेश्चन। आज हम लोग सीधा हिट करेंगे, सब लोग यस लिखेंगे। इंक्रीजिंग एनविटी से इक्वेशन क्या बनेगा? इंक्रीजिंग एनविटी से इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा बताओ तो? x माइनस 1500 a बार 4 प्लस 1500 i a बार 4, बस हो गया, प्लस 9000 v टू द पावर 4। क्लियर है? इसके बाद कहां लिखा है? तो वही तो मैं किया हूं। आई ए बार का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस। और एक होता है जो गोल्ड माइन वाला क्वेश्चन करेंगे आज, उसमें क्या होगा? इंक्रीज और पेमेंट दोनों कंटिन्यूअस होगा। उसमें वर्ड वो लोग ऐसे यूज करेंगे, द इंक्रीज इज कंटिन्यूअस एंड लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन से होगा, माने टाइम टी पे टी का पेमेंट होगा। उसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा सेकंड कैश फ्लो में क्या निकलेगा? टी वी टू द पावर टी। ठीक है, तुम लोग को रिकॉर्डिंग देखना चाहिए 4 4 5 5 बार भाई, ऐसे होता है पढ़ाई। तुम लोग एक बार में बस हो गया, आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। ठीक है, सितंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 6। एन इन्वेस्टमेंट बैंक बोरोज, ध्यान देना, $39.5 million एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। कितना बोरो किया है? कितना बोरो किया है बच्चा लोग बताओ? 39.5 million at an effective rate of interest of 8% per annum. The bank uses the money to invest in a capital project that provides an income of $5 million per annum quarterly in arrears for a term of 15 years. ठीक है, कितना बोरो किया है? $39.5 million, 8% का रेट। The bank uses the money to invest in a capital project that provides an income of $5 million per annum quarterly in arrears for a term of 15 years. The income is used to repay the loan. Income क्या चीज में यूज होगा? लोन को रिपे करने में। Once the loan has been repaid, the bank can earn interest on the income at an effective rate of interest of 6%. ठीक है, पेमेंट कैसे आ रहा है? $5 million per annum quarterly in arrears for a term of 15 years. So DPP मतलब क्या होता है? वो टाइम पीरियड जहां पर मेरा एनपीवी 0 है, मतलब जो पैसा लगाए वो वापस आ गया, गिविंग रेस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब एनपीवी 0 का मतलब क्या हो गया? पीवीआई पीवीओ बराबर हो गया। यहां पर मेरा पीवीओ कितना है? मैं एक ही बार बोलूंगा, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, मैं बार बार क्वेश्चन समझा के एक ही बार समझाऊंगा। मेरा पीवीओ कितना है? सब लोग जवाब देगा 39.5।
मेरा पीवी, सॉरी हाँ मतलब बोरो किया इतना, ये मेरा क्या होगा, जैसे अगर बैंक के पर्सपेक्टिव से करेंगे, क्या बोला है यहां पर, द बैंक कैन अर्न इंटरेस्ट, ठीक है। जो जो बोरो कर रहा है बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या किया, पहले पैसा बोरो किया, फिर कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो क्या किया है, सबसे पहले पैसा क्या किया है, बोरो किया है, और फिर क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सो कितना बोरो किया इन्वेस्टमेंट बैंक, 39.5 वो बोरो कर लिया, फिर वो इन्वेस्ट किया। सो बेसिकली उसके लिए ये इनफ्लो हो गया। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर हम लोग पहले ऐसे देखें इसमें कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8% हो गया, और जो कैपिटल प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिया उससे उसको इनकम आएगा, ठीक है। तो अपने को डीपीपी निकालने बोल रहा है प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट में किस चीज का डीपीपी निकालने बोल रहा है वो समझना होगा। तो प्रोजेक्ट का डीपीपी निकालने बोल रहा है, तो प्रोजेक्ट में ये पैसा लग गया, तो ये मेरा पीवीओ हुआ। प्रोजेक्ट में इतना पैसा हम डाल दिए ना, अब प्रोजेक्ट से पैसा आएगा कैसे, 5 कैसे बोला है, क्वार्टरली इन अरियर बोला है कि कंटिन्यूअस बोला है, ठीक है। एनुअल में काम करेंगे, 5AN4 कितना परसेंट बोला है, 8%। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5, यहां पर हम लोग करेंगे 1 माइनस 1.08 टू द पावर माइनस n बाय I4, है ना। इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करके n निकाल के बताओ कितना आ रहा है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करो और n निकाल के बताओ। क्या चीज, $12.364, ठीक है। अब देखो तुम लोग क्वार्टर्स में पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट कहां कहां होगा, 12 पे, फिर 12.25 पे, फिर 12.5 पे। तो मेरे को बेसिकली 12.25 वाला तो पूरा पैसा चाहिए, और 12.5 वाला पूरा नहीं चाहिए, कुछ उसका कुछ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी कंसिडरिंग कैश फ्लो स्टिल n इज इक्वल टू 12.5। इसका मतलब समझ में आया कि भाई 12.5 साल तक का कैश फ्लो को लेके पहले मैं एनपीवी निकालूंगा। तो इससे क्या होगा, लोन चुकाने के बाद में 12.5 साल पे मेरा हाथ में जो कुछ रेसिड्यू बचेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू में निकाल रहा हूं टाइम 0 पे, ठीक है। सो मेरे को ये मालूम है, पहला वाला मैं बोला है डीपीपी निकालिए। सो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एल्जेब्रिकली इज 12.36, बट नॉर्मली अगर सोचे तो 0.36 पे तो कोई पेमेंट हो नहीं रहा है। सो मेरा डीपीपी क्या आएगा, 12.5 ईयर्स। यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, -39.5 प्लस 5A 12.54 एट द रेट कितना परसेंट है, अच्छा 8% है, रियली सॉरी, एट द रेट है 8% का, ठीक है। सॉल्व करिए कितना आ रहा है बताइए। हाँ 0.2572
0.75 आ रहा है कि 0.25 आ रहा है? हाँ 0.2572, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये 0 है, ये 12.5 है, और 20 साल का प्रोजेक्ट है कि 15 साल का है? 15 साल का है। इसके बाद में हम लोग को बोला वंस द लोन हैज बीन रीपेड द बैंक कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन द इनकम एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ 6%। लोन खत्म हो गया, बैंक क्या करता है, 8% पे लोन देता है और 6%, सॉरी बैंक जब लोन देगा तो 8% पे देगा, और बैंक जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा तो कितना परसेंट पे करेगा, 6% पे करेगा। इज इट क्लियर? सो ये 12.5 जो है, ये 12.5 को मैं यहां से, यहां पर 15 आएगा, ठीक है। तो यहां तक का सारा हिसाब करके यहां पर मेरा जो एनपीवी आ रहा है वो ये आ रहा है। अब यहां से यहां तक का पूरा कैश फ्लो मेरे पास में है, तो मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा, मेरे को निकालने बोला है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकालिए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, 0.257266 इंटू 1.08 12.5 साल के लिए, 1.06 2.5 साल के लिए, प्लस 5s 2.54 @ 6%। इसका मतलब क्या है, जो 12.5 से 15 साल का जो है उसको मेरे को क्या करना है, जो 12.5 से 15 साल तक का जो है उसको मेरे को क्या करना है, अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और 5 का मेरा कैश फ्लो है पर एनम, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एनुअल में काम कर रहा हूं। तो ये मैं जब I4 निकालूंगा तो कितना परसेंट पे निकालूंगा, 6% में। 6% का टेबल में जाके देख के आंसर निकालना है इसका। सबको क्लियर हो गया ये चीज? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप करेंगे यस नो, और सब लोग अपना कैमरा ऑन करके क्लास करेंगे। व्हाट इज दिस? मैं जब बोल रहा हूं एक बार तो सबको ऑन करना है। ठीक है, बोलो ठीक है ना। इसके बाद अप्रैल 2016 क्वेश्चन 12, अ कंपनी इज कंसिडरिंग, देखो पहला वाला तो प्रूफ है, वो तो सबको मैंने करा दिया है, ठीक है। अ कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ गोल्ड माइन विच हैज रिसेंटली सीज प्रोडक्शन। ये पहला वाला जो प्रूफ है, आई ए बार का मतलब क्या होता है, लीनियर। सो यहां पर मैं इंटीग्रेशन क्या करूंगा, 0 से n टी वी टू द पावर टी डी टी यू इंटू वी। सो यू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा, यू इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी ऑफ टी 1 e टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा डी टी, और ये पूरा चीज जो है 0 to n, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू डालो, इधर देखो, तुम पहले जब n डालेगा तो n e टू द पावर माइनस डेल्टा n बाय माइनस डेल्टा, है कि नहीं, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाय डेल्टा, और इसका इंटीग्रेशन का क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का हो जाएगा e टू द पावर माइनस डेल्टा टी, e टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा, यहां डालेंगे 0 से n, यहां पर n डाला, इधर देखो यहां पर n डाला तो ठीक हुआ, 0 जब डालेंगे तो t की जगह पे 0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
ये ऐसे जाता है, ये वाला प्रूविंग मैंने क्लास में कराया है, ये ऐसे जाता है। इंक्रीज इज लीनियर, माने इंक्रीज इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड द पेमेंट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। आई ए होल बार, टाइम टी पे टी का पेमेंट होता है इसमें, ठीक है। अब यहां पर जब इसको सॉल्विंग करेंगे तो क्या आएगा, एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय माइनस डेल्टा। अब पहले एन डालो, सो -1 बाय डेल्टा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन माइनस एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अब देखो, एक -1 बाय डेल्टा अंदर ले जाओ, अगर तुम एक -1 बाय डेल्टा अंदर ले जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा विच इज व्हाट, ए बार एन। 1 माइनस ई टू द पावर, ये देख लो, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा इज व्हाट, ए बार एन, है ना। और बाकी एन वी टू द पावर एन, ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन क्या होता है, वी टू द पावर एन होता है ना, राइट। और यहां पर माइनस है, और यहां पर मैंने बोला -1 बाय डेल्टा अंदर ले जाओ, तो बाहर क्या बचेगा, +1 बाय डेल्टा। सो अल्टीमेटली इसके बाद मेरा स्टेप में क्या आएगा, ए बार एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डेल्टा। समझा, इसको एकदम आराम से देख के इसको पूरा को कॉपी कर लो, ये वाला प्रूफ आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपको कंटिन्यूअस किए बिना आप CM1 में पास नहीं हो सकते हैं, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। अगर आप कंटिन्यूअस से वेल कंफर्टेबल नहीं है तो आप CM1 का एग्जाम पास नहीं हो सकते हैं। आपको ये किक समझना होगा कि जो पहला वाला जो पार्ट है टर्म स्ट्रक्चर तक, उसमें आपको कंटिन्यूअस में पूरा फ्लुएंट होना होगा, क्योंकि वो लोग को मालूम है अरियर एडवांस टैनाटोनी सब लोग कर लेगा, आपको कंटिन्यूअस में पूरा फ्लुएंट होना होगा। बेसिक मैंने यहां पर बाय पार्ट्स लगाया, आइलेट रूल लगाया, नथिंग एल्स। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि v टू द पावर t इज e टू द पावर माइनस डेल्टा t, ठीक है। कॉपी हो गया सबका, यस नो, कॉपी हो गया सबका। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना, उसकी बारीकियों को समझना और उसको फिर करना। अ कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ गोल्ड माइन, यही प्रोजेक्ट अप्रेजल टॉपिक है। अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो दिस इज द गोल्ड माइन फॉर योर टिकट टू पास द एग्जाम। परचेज ऑफ अ गोल्ड माइन विच इज रिसेंटली सीज प्रोडक्शन, मतलब उसमें भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। The company forecasts that the cost of reopening the mine will be $9 lakh, $9 lakh, which will be incurred continuously over the first 12 months. So हम लोग क्या बनाएंगे, 9 lakh A bar 1. Additional costs are expected to be constant throughout the term of the project at 2 lakh per annum, excluding the first year. These are also incurred continuously. बोलता है टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट, बोलता है पूरा टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट में 2 लाख पर एनम का खर्चा है पहला साल छोड़ के, सो 2 लाख पर एनम कंटिन्यूअस बोला है ना, ठीक है। और यहां पर यह भी लिखना होगा एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट। आफ्टर द फर्स्ट 12 मंथ्स द रेट ऑफ रेवेन्यू विल ग्रो कंटिन्यूअसली एंड लीनियरली, वहां पर लिख दो चुड़ैल, आई ए बार होगा, कंटिन्यूअसली एंड लीनियरली। लीनियरली का मतलब क्या है, लीनियरली मतलब क्या होता है, ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, मतलब आई ए होल बार फ्रॉम 0 पर एनम टू 36 lakhs पर एनम एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 लाख पर एनम। मतलब समझा, बेसिकली इसमें बोलने का मतलब क्या है, जैसे समझ लो पहला साल में कोई रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, फिर ये ऐसे बढ़ेगा, समझा, मतलब एट अ रेट ऑफ 3 लाख, मतलब हर साल का जो बढ़ने का जो रेट होगा वो 3 लाख होगा। बोलता है पहला साल छोड़ दो, सो 36 लाख पर एनम तो ग्रो करेगा और 3 लाख पर एनम का रेट से ग्रो करेगा। सो 36 पहुंचने में कितना साल लगेगा, डिवाइड करेंगे, 36 लाख बाय 3 लाख कितना होता है, 12 साल, 12 साल।
तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 + 12 इज वॉट, यहां पर जब पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो गया. When the rate of revenue reaches 36 lakhs, it will then decline continuously and linearly at a constant rate of 1.5 lakh per annum until it reaches 6 lakhs. 36 से पहुंचाना का है 6 पे, तो कितना का डिक्रीज करना है, 30 लाख का, और हर साल का डिक्रीज का रेट कितना है, 1.5 लाख. सो 36 lakhs माइनस 6 lakhs डिवाइड बाय कितना आता है, 20. सो मतलब ये अब जब गिरेगा तो कुछ ऐसे गिरेगा. मैंने यहां पर क्या करने का ट्राई किया, तुम समझा, माने जब बढ़ता ज्यादा रेट से है तो इट इज स्टीपर, और गिर के वो ऐसे जा रहा है. मतलब अगर मैं इसको और प्रेसाइजली बनाना चाहूं इसके ग्राफ को, तो वो कैसा बनेगा, ऐसा, फिर वो ऐसे स्टीप बढ़ा और फिर वो ऐसे गिरा. तो बेसिकली ये मेरा हो गया 0, ये 1, ये 13 हो गया, और ये मेरा हो जाएगा 33. समझ रहा है, हां ठीक है. When the rate of revenue declines to 6 lakhs per annum, production will stop and the mine will have zero value. पहला क्वेश्चन का तो मैंने यहीं पर आंसर कर दिया. ओवरऑल टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट, ओवरऑल टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट इज 33. अब देखो यही बात है ना भाई, तुम इसको अगर अच्छे से वो कॉन्टेम्पलेट कर लिया तब तो क्वेश्चन पूरा चोमू बन गया. और इसमें क्या ही है, कुछ नहीं है भाई, खत्म खत्म. इसलिए बेस को कभी मत भूलो, ठीक है. showing all working the price that the company should pay in order to earn an internal rate of return of 25% per annum effective. कितना परसेंट का IRR चाहिए, CM1 एक लेके जाओ. सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इधर भी जगह है, अंदर जाओ. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न of 25% per annum effective. So IRR is how much, 25%. ठीक है. अब इसको सॉल्विंग करना है अपने को. तो IRR अपने को बोला है निकालने, क्या बोला है, प्राइस दैट द कंपनी शुड पे. अच्छा स्टार्टिंग में तो ये कॉपी हो गया. अब इसके बाद अपने पे करेंगे X, खोलने का खर्चा क्या लगेगा, 9 लाख, A बार 1, फिर प्लस V 2 लाख, A बार, टोटल टर्म कितना है, बोला है 2 लाख एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट, थ्रू आउट द टर्म बोला है, A बार 32. लेट मी शेयर अ इंस्टेंस. CA फाइनल ऑडिट का एग्जाम था. मैं लाइफ में कभी चीटिंग करता नहीं हूं, ठीक है, बट मेरे को लगा कि भाई मेरा थोड़ा नंबर कम आ रहा है. मैं बगल वाले से पूछा, मैं उसको बोला कि ये MCQ आता है CA फाइनलिटी में, ठीक है. तो मेरे को एक्चुअली क्या था, मेरे को B और D में, मेरे को इसे ठीक से याद नहीं है, मतलब समझो 4 ऑप्शन होता है. तो आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन B एंड D कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है. मैं उसको बोला, मैं उसका समझाया, ठीक है, इसका क्या होगा, तो वो मेरे को बोला A. ठीक है, आई जस्ट रिकन्फर्म्ड उससे, मतलब बोला पक्का ना भाई, मतलब ए होगा ना, बोला श्योर. ठीक है, वैसे 2-3 बार कंफर्म, मेरे को लगा कि भाई एक्चुअली बहुत सारा डेज रहता है एंड बहुत ही पेचीदगी क्वेश्चन आता है, मतलब कि 60, 90, 120, 30 ऐसे करके रहता है. तो 4 ऑप्शन देते हैं उसमें, ठीक है ना. तो तुमको ये नहीं समझ में आएगा किसमें क्या डेज था. तो आई वाज जस्ट आस्किंग कि भाई, बोला एकदम श्योर, कंफर्म. ठीक है, माने भाई ये जैसे बोला ना, मैं ए में टिक करके आया, बट बाहर निकला तो बी उसका ऑप्शन था. मैंने कभी किसी से पूछो तो मत ही, सामने वाला तुमको बोल जरूर देगा कि भाई श्योर है, लेकिन वो है नहीं श्योर, खुद तो जाएगा ही और तुम्हारा और ही वो गलत कराएगा. तो ये हुआ आउटफ्लो. आउटफ्लो में और कुछ है नहीं है. इसके बाद ये मेरा हो गया पीवीओ. अब मैं बात करता हूं पीवीआई का. तो पीवीआई में क्या आएगा बताओ, पीवीआई में क्या आएगा बताओ. हां, पीवीआई में क्या आएगा बताओ. सबसे पहले हम लोग को करना होगा, 3 लाख का हमारा रेट है,
3 lakhs A bar, sorry, 3 lakhs IA होल बार 12 इंटू V प्लस, अब हम लोग को क्या करना है, 36 लाख से नीचे आना है, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, V टू द पावर 13 करेंगे, क्योंकि 13 साल तो खत्म हो गया। V टू द पावर 13 करेंगे, 36 लैक्स A बार, बताओ 36 लैक्स A बार, बताओ 36 लैक्स A बार 20 माइनस, अब समझो 36 लाख, अब ये भी तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर यहां एक दुर्घटना घटी मतलब खत्म, तो 36 लाख कहां पहुंचा, 13th ईयर पे, तो 14th ईयर पे क्या होगा, माने वो गिरना चालू होगा ना। तो ये भी देखना होगा 36 माइनस 150 होगा या 37 50 माइनस 150 होगा, समझा, मतलब पूरा बढ़ा वो 36 तक गया, अब गिर रहा है ना, तो 36 माइनस 150 मैं कर रहा हूं यहां पर 1.5 लाख, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि अब नीचे गिर रहा है, तो पहला साल में 36 से 34 50 जाएगा, फिर 34 50 से 33 जाएगा, 33 33 34 34, ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लो अब इसको। विधि जैन बोल रही है सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैलकुलेटेड। बेटा टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस, टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। तो टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या है, ये 1 साल हो गया, उसके बाद में 12 साल बढ़ा 36 तक पहुंचा, उसके बाद नीचे गिरा 20 साल, ठीक है ना, देख लो इसको आराम से। टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, बोल रहा है 3 लाख के हिसाब से जाएंगे 36 तक, तो हमने क्या किया 36 लैक्स को डिवाइड किया 3 से, तो हमारा आएगा 12 साल, फिर उसके बाद ये 20 साल तो यहां आया ही है, 6 लाख तक जाना है, और 1.5 लाख का रेट है गिरावट का, सब चीज कंटिन्यूअस है। A बार 32 के साथ भी V आएगा सर, A बार 32 कहां पर है, A बार 32 कहां है, A बार 32 कहीं है ही नहीं, लिखा तो V इंटू 2 लैक्स इंटू A बार 32, ठीक है। हम्म 9 लाख A बार 1, हाँ ठीक है। अप्रैल 21 का ये कर लो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसके बाद में अप्रैल 21 का क्वेश्चन नंबर 9 सबको ट्राई करना है। 9 लाख A बार 1 नहीं, हाँ A बार 1 ही तो किया है, क्योंकि पहला 12 महीना में कंटिन्यूअस बोल रहा होगा। अप्रैल 2021 क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला कर लो, उसके बाद ट्राई करना है। फाइव मिनट्स का ब्रेक है, करो।
Okay guys, so let's start. April 21 क्वेश्चन 9 बोला था ना मैंने. The green investment company has the opportunity to purchase a factory for 4 lakhs. The factory is to be leased and two different companies A and B are interested in the lease. The two companies have made the following proposals. Company A, अच्छा एक मिनट, Green Investment Company. Green Investment Company has the opportunity to purchase a factory for 4 lakhs. ठीक है. The factory is to be leased and two different companies A and B are interested in the lease. The two companies have made the following proposals. मतलब दो जन बिड करेगा बेसिकली. ठीक है. परचेज कितना में होगा? 4 लाख में. The green investment company will need to spend another 50,000 refurbishing the factory for company A. तो कंपनी A में क्या है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना है? Company A will pay rent annually in advance for 20 years starting immediately. ठीक है. The rent will increase by 3% per annum compound each year. At the end of 20 years, Company A will purchase the factory from the Green Investment Company for 4,50,000. Calculate the initial annual rent payable by Company A to give the Green Investment Company an internal rate of return of 9% per annum effective. देखो कभी भी ना जब ए बी होगा ना तो एक एक करके करना. थावस नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा. थावस से एक एक करके करना. तो थावस मतलब होता है पेशेंस. ठीक है. ए वाला जो है क्या करना पड़ेगा? एक तो सबसे पहले बोल रहा है 4 लाख रुपया खरीदेगा, परचेज अ फैक्ट्री, और 50,000 और खर्चा करेगा. तो टोटल कितना खर्चा कर रहा है? 4.5 लाख. राइट. अब जैसे सबसे पहले एनुअली इन एडवांस, तो पहला कितना होगा? एनुअली इन एडवांस है ना, तो पहला कितना होगा? x टाइम 0 पे प्लस 1.03 v प्लस x इंटू v का प्लस डॉट 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 प्लस x. इसके बाद में क्या बोल रहा है? एक सेकेंड. रेंटल फ्लो हो गया हम लोग का. ठीक है. रेंटल फ्लो के बाद में क्या बोल रहा है? रेंटल फ्लो के बाद में कंपनी ए विल परचेज द फैक्ट्री फ्रॉम द ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर 4,50,000 प्लस 4,50,000 v टू द पावर 20. तो ये ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी के सारे इनफ्लोज हैं और ये ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी का आउटफ्लो है. तो कितना परसेंट का आईआरआर बोला अपने को? 9% का. हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर? अगर देखो इससे x को कॉमन लेंगे, 1.03 v को मैं ले रहा हूं v डैश. 1.03 by 1.09 is 1 by 1 plus i dash. I dash is what? 1.09 by 1.03 minus 1. सॉल्व करके बताइए कितना रेट आ रहा है. और हम लोग का जो फाइनल पीवीआई का जो इक्वेशन बनेगा, x a due 20 at the rate i dash percent plus 4,50,000 v to the power 20 कितना आ रहा है बताइए? 0.058252.
ऐसे में क्या दिक्कत है? क्या ऐसे में क्या दिक्कत है, पहले ये बताओ। इसका रीजन है मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। अब जैसे मान लो यहां पर x है, बट अगर x बढ़ेगा घटेगा तो तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगी, बट इस मेथड से तुम उसको सॉल्व कर पाओगी, बट वो वाले मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। बोलने का मतलब ये है, अब जैसे यहां पर तो कांस्टेंट x है, यही मान लो x है, फिर 2x 3x ऐसे होता है, या फिर x प्लस समथिंग x प्लस समथिंग प्लस समथिंग, वैसे वाला जब AGP जब आता है तो वहां पर GP नहीं लगाते हैं। एंड तुमने जो बोला GP से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने जो यहां पर लगाया तो ये तो GP ही तो है। हमने जब किया था एक बार याद करो, जब ADUN किया था तो 1 प्लस वी स्क्वायर डॉट डॉट वी टू द पावर n माइनस 1, वो क्या है, उसको सॉल्व कैसे किए थे? GP से किए थे, राइट? तो जब उसको GP से किया था तो ये तो ऑटोमेटिकली GP से तो सॉल्व हो रही है, ठीक है? तो अब उस लेवल से तुमको एटलीस्ट एक स्टेप ऊपर आना होगा, नहीं तो तुम एग्जाम में, अब जैसे मान लो कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या है कि अपने को करना ही होगा GP से। जब ये वाला बढ़ता कंपाउंडिंग से और ये वाला तुम्हारा अरिथमेटिकली, जैसे कल अपने किए थे लोन शेड्यूल में ऐसा क्वेश्चन किए थे ना, x 2x, जब तुम्हारा अपने काम कर रहे थे मंथ्स, काम कर रहे थे एनुअल में, बट पेमेंट मंथ्स में हो रहा था, और जो इंक्रीज था वो एनुअली हो रहा था। ये टाइप का क्वेश्चन में आपको ये वाला तो सॉल्विंग करना ही होगा। प्लस अगेन इफ यू आर गुड एट दिस मेथड देन यू कैन डू NPR GPR ऑल्सो प्रॉपरली फॉर कंटिजेंसीज पार्ट। वाई? बिकॉज उसमें भी आपका यही वाला याद आ रहा है, जो स्ट्रक्चर्ड केस था, मतलब जिसमें अपने को बोलता है ना कि आपका हर साल से सम एश्योर्ड एक बेसिक उससे बढ़ रहा है, या फिर जब बोलता है कि पेमेंट कंटिन्यूअस है, वो सब है, तो सबको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया था AX, ठीक है ना? तो ये मन में बन जाना चाहिए पूरा, ठीक है? तो ये A का हो गया, ये A का हो गया, Company B will pay rent at an initial level amount of 44,600 per annum, payable monthly in advance starting immediately. The rent will increase by 50% at the end of 10th year and remain at this level for the next 10 years. At the end of 20 years, ownership of the factory will pass to Company B at no further cost. कंपनी बी के लिए 4 लाख रुपया रहेगा, 44,600 ADU 10 12 प्लस V to the power 10 1.5 into 44,600 ADU 10 12। अपने को क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 9% से ज्यादा है। तो अब देखो ये मेरे टर्म का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम ऐसा टाइप का क्वेश्चन मेरे टर्म से आना चालू हुआ था प्रोजेक्ट अप्रेजल में। तो बेसिकली वहां पर ये बोला था दिखाओ कि बी का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो ए से ज्यादा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने ए का IRR लिया, उसको बी में डाला, तो I should get some positive NPV if I am having a lower rate. Lower the rate, higher the NPV, and higher the rate, lower the NPV. Why? Why?
Why is there an inverse relationship between NPV and the yield? If you are having a higher yield, the inflows will get discounted more heavily and the present value will decrease. That is why. So यहां पर आपको बोला है show that IRR is more than 9%. तो आप क्या करोगे, आप 9% को डालोगे इस पे, ठीक है, ये पहले इक्वेशन बना देना. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वैल्यू. नाउ व्हाट आई विल राइट इज दैट नाउ we will put 9%. Now we will put 9% in company B equation, and if we get positive NPV, then IRR is greater than 9%. तभी तो IRR greater than 9%. क्यों? NPV पॉजिटिव है. NPV को अगर गिराना है तो IRR को बढ़ाना होगा टू मैच. ठीक है, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए. हाँ वो ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा. फिर बोलते हैं द ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनी डज नॉट हैव द कैपिटल अवेलेबल टू परचेज द फैक्ट्री बट कैन टेक आउट अ लोन एट एन इंटरेस्ट रेट 9.5% per annum. The loan is to be repaid over 20 years in 11 installments. Green investment company decides to accept the proposal from company B and takes out a loan in order to purchase the factory. Calculate the accumulated profit of the investment after 20 years using an effective rate of interest of 9.5%. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. अपने क्या करेंगे मालूम है, पूरा इक्वेशन का एनपीवी निकालेंगे 9.5 पे और उसको 20 साल अक्यूमुलेट करेंगे. पूरा इक्वेशन का एनपीवी निकाले. अपने को क्या बोल रहा है प्रोजेक्ट का, एक मिनट, अपने को क्या बोल रहा है, बोल रहा है पूरा प्रोजेक्ट का आप निकालिए. क्या पूरा प्रोजेक्ट का क्या निकालिए बताओ, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ना. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन में कि 9.5% का ब्याज का रेट है. माने जो भी मैं टानाटूनी करूंगा कितना रेट पे करूंगा, 9.5 पे. बिकॉज मेरा जो मेजर इनफ्लो आएगा वो कब आएगा, एंड में. तुमको ये समझना होगा, मेरा मेजर इनफ्लो एंड पे आएगा. तो जब तक आई विल नॉट गेट माई मेजर इनफ्लो तब तक मेरा लोन खत्म नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि जीआईसी स्टार्टिंग में 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और रेंट उसको मिल रहा है, बट रेंटल इनफ्लो इज वेरी लेस. सो बहुत कम केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर आप रेंटल इनफ्लो से ही प्रोजेक्ट खत्म होने के पहले आपने अपना लोन कंप्लीटली पे ऑफ कर दिया. इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरा बात को मैं क्या बोल रहा हूं. तो अपने को क्या करना होगा, यहां पर हम लोग क्या करने वाले, यहां पर इस केस में अपने अभी इक्वेशन में क्या किए, 9% डाले. अब वापस से अपन एनपीवी निकालेंगे 9.5 पे. उससे क्या होगा, मेरा कुछ पॉजिटिव एनपीवी आएगा फिर नेगेटिव एनपीवी आएगा, उसको अपने को अक्यूमुलेट करना है 9.5 पे. दैट इज द वेल्थ क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस प्रपोजल बी जिसने एक्सेप्ट किया. जीआईसी ने बोल रहा है कि जीआईसी के पास इतना पैसा नहीं है. आप एक बात समझो, जीआईसी क्या किया, पैसा बोरो किया. अब जैसे मान लो मेरे पास अगर पैसा होता, जनरेशनल वेल्थ होता, ठीक है, हमने सब कुछ स्क्रैच से बनाया, मतलब एकदम नीचे से, जीरो से. ठीक है, मैंने समझ लो लोन से चालू हुआ था जीवन. तो अगर मेरे पास जनरेशनल वेल्थ होता तो मैं 6 सिटी में अपना सेंटर खोलता, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़ एंड जयपुर. ये 6 जगह. ठीक है, 3 जगह से अभी और ये 6 जगह पे हमारा काफी डिमांड है. सो उसके लिए मेरे को एक सेंटर अगर ऑपरेशनल करना है, ठीक है, मैं आपको सिंपल समझाता हूं. एक सेंटर का 3 साल का जो कॉस्टिंग आता है वो आप समझ लो 1 करोड़ के करीब आता है. अगर हम लोग एक सेंटर खोलते हैं तो महीने में 3 से 4 लाख का खर्चा आता है उसमें. ठीक है ना. अब अगर आप 3 साल का मोटा मोटी अगर आप एकदम बेसिक में भी समझते हो तो भी आपको मेरे को आज के दिन पे 5 करोड़ रुपए चाहिए हाथ में, तब मैं आने वाला 3 साल का प्लान, क्योंकि ये कैपिटल प्रोजेक्ट है. कैपिटल प्रोजेक्ट क्यों है, ऐसा नहीं होगा कि आज सेंटर खोला बच्चा आना चालू हो गया. सेंटर खुलेगा, हल्का मार्केटिंग होगा, प्रमोशन होगा, वर्ड ऑफ माउथ आएगा, धीरे 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 3 साल में समझ में आएगा कि भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तुम नहीं समझा, हमको दिल्ली वाले खोले हुए अभी अगस्त में 1 साल हो गया, हम लोग का अभी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं टर्न आउट हुआ वहां पर. ठीक है, क्योंकि
हमको तो देखना होगा कि हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितना इंक्रीज हुआ, दिल्ली में पहले कितने थे अभी कितने हुए हैं, तुम समझ रहे? तो उसमें 3 साल लगता है गेस्टेशन, क्योंकि कैपिटल प्रोजेक्ट है ना। सो अब यहां पर क्या बोल रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं मेरे पास क्या है, मैं 5 करोड़ रुपए बैंक से लोन लूं, समझ रहे? तो उसके बाद जो भी सब हिसाब होगा 3 साल के बाद होगा कि भाई 3 साल में मेरा ये कैश फ्लो आया, ठीक है, लोन चुकाने के वजह से 3 साल मेरे पास इतना रुपया हाथ में बचा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, मतलब यहां पर भी उसके $4 लाख इन्वेस्ट करना है। $4 लाख मतलब कितना हो गया, मोटा मोटी तुम्हारा हो गया क्लोज टू 4 करोड़, मतलब अगर 100 पकड़े 86 87 चल रहा है तो तुम्हारा 3.5 करोड़ के आसपास होता है। तो उसको उतना इन्वेस्ट कर रहा है, उसका नहीं होता पैसा, ठीक है ना। सो वो क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है और फिर एंड में देख रहा है, क्योंकि बोरो का रेट से पता चलेगा ना। तुम बोरो का रेट 9.5 है तो तुम्हारा हडल रेट क्या हो गया, 9.5। जैसे हम लोग एक चीज समझो, अभी हम लोग दिल्ली बॉम्बे में जा रहा हूं, मंगलवार जा रहा हूं, 10 दिन में महीना में बाहर रहता हूं, फैमिली से दूर रहता हूं। अब जैसे मान लो पैसा लगा रहा हूं वहां पर, ठीक है, मैंने समझ लो रनिंग इज आपको 1 साल का मिनिमम 1 करोड़ रुपया दोनों सेंटर यहां को छोड़ के लगाने का, सब भाड़ा पे वहां पर, ठीक है। तो रनिंग है तो मेरा पैसा जा रहा है, राइट। मेरा ये जो पैसा है, मैं अगर समझ लो मैं घर पे बैठूं और ब्याज पे दे दूं तो 10% इज सेफ इन्वेस्टमेंट, 10% इज सेफ इन्वेस्टमेंट, बड़ी से बड़ी कंपनी 10% देने को रेडी है। सो मेरे को तो देखना होगा ना भाई, एम आई अर्निंग 10 lakhs और एम आई डिस्ट्रॉइंग माई वेल्थ, तो फिर इतना मेहनत क्यों करूं। कोई भी शॉपकीपर से समझना, जो जिसका शॉप अपना है वो क्या बोलेगा मालूम है, छोड़ इतना बिजनेस का माथा बच्ची कौन करेगा, मार्केटिंग सेल्स ऑपरेशन फाइनेंस, दुकान भाड़ा पे लगा दे। दुकान भाड़ा पे लगाएगा तो 50,000 रेंट आएगा। अब अगर वो इतना मगजमारी करने के बाद भी 50,000 महीने का नहीं बना पा रहा है, प्लस उसका जो लेबर इन्वॉल्व है, उसका जो दिमाग इन्वॉल्व है, 50,000 एक तो वो रेंटल इनकम कमाएगा, प्लस वो अलग से अपना कुछ काम कर सकता है, पीस ऑफ माइंड, 4 घंटा 5 घंटा कुछ भी करेगा, उसमें 25,000 रुपए कमाएगा। तुम समझ रहे मेरा बात को, तो वो चीज है, ठीक है। सो हर चीज में आपको ये समझना होगा कि पैसा खुद का भी हो तो भी वो बोरोड माना जाएगा, ठीक है ना। फाइनेंस में कैलकुलेशन वैसे ही होता है, तुम पापा से ही पैसा लिया बिजनेस करने के लिए, फिर भी तुम उसको कॉस्ट मानेगा, तुम उसमें जोड़ेगा साल का 10% ब्याज। ये जगह मेरा अपना है तो क्या हुआ, बट आई टेक रेंट, मतलब समझा, मैं रेंट का नोशनल जोड़ता हूं कि भाई अगर मैं जगह नहीं पढ़ाऊं, कुछ नहीं करूं, तो भी तो मेरे को महीने का 3 लाख रुपए आना चाहिए। अगर इतना सब कुछ करके मेरे को 3 लाख रुपए नहीं आ रहा, मैं जगह भाड़ा पे दे दूंगा, मैं जॉब करूंगा उसका 4-5 लाख मेरे को अलग से आएगा। तो एनीवे तो मेरे को महीने का 10 लाख रुपए नहीं आ रहा, तो मैं क्यों काम करूं, समझ रहे, ऐसे होता है। चलो इसको सॉल्व कर लो, 9:30 पे सॉल्व करेगा और फिर देखेगा। चलो फटाफट से इसको बना लो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बोल।
ओके गाइस, कम ऑन, हुआ ये वाला बहुत ही उम्दा चैप्टर है ये, प्रोजेक्ट अप्रेजल। बना पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चंस? क्या लग रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? तो कल तुम क्यों नहीं आई? कल तुम आई थी? तुम आई थी कल? 1 रुपीज डिपेंड करता है, अगर 2 रुपया का आंसर है और 1 रुपीज का फर्क है तो बहुत बड़ा फर्क है। स्ट्रेप्सिल्स खा लिए, ठंडा ठंडा लग रहा है। क्या कराऊं वही सोच रहा हूं। चलो गाइस, देयर इज an important question. September 2017, question number 11. चलो गाइस, डोंट स्टॉप वोंट स्टॉप, आर्मी KKR। देखा क्या नहीं तुम लोग KKR का स्लोगन? अब की बार कौन जीता? KKR जीता क्या? ओ हाँ, आपकी बार तो RCB जीता है। बाहर में नोटबुक्स रखे हुए हैं, सबको दिया था ब्रेक में, एसेट वाले बच्चों लोग को। अब की बार कौन जीतेगा? IPL चालू होगा ना? अभी कब चालू होता है IPL? नेक्स्ट ईयर होगा क्या? अनरियलिस्टिक क्यों? अनरियलिस्टिक हो गया इसमें? अच्छा बेटा, जब बैटिंग करने होता था ना, कांपता है बॉलर लो। इतना साल से नहीं जीता, तभी तो अब की बार जीता भाई। यू ओनली नीड वन सक्सेस। हाँ ठीक है, नहीं था लोग, वो तो मैं बोला सुबह स्टार्ट में किससे किया अपना क्लास। हाँ, अरे तुम लोग को हंसी आएगा। तुम नहीं था क्या? तो तुम सुनते सुनते आया था ना। मैं वही समझा रहा था कि जरूरी नहीं कि तुम जितना मेहनत करो तुमको उतना सक्सेस मिलेगा लाइफ में, बट अगर तुम निरंतर मेहनत करेगा तो तुमको सक्सेस तो जरूर मिलेगा, तो श्योर बात है। मतलब इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग। मतलब वो आज उसका 20 साल, भाई वो क्या नहीं जीता है, 20 साल उसको लग गया, वो अब भी जाके जीता है भाई। अब उसको लगता होगा सेटिस्फैक्शन मन में। वो लोग ऑस्ट्रेलिया वाले लोग को प्रेशर हैंडल करना आता है, और ये लोग देखो ना, सब वर्ल्ड कप में हम 10-10 हजार रुपए का टिकट लेके अपने पूरा फैमिली को लेके गए थे। सोच रहे लाख रुपए बेमतलब का वेस्ट कर दिए। उसमें भी जाली के सामने वाला टिकट मिला था, मालूम है? वर्ल्ड कप इंडिया साउथ अफ्रीका वाला। हम लोग को लगा पूरा इतना महंगा टिकट लेके पूरा बैटिंग देखने को मिलेगा, ये भगवान। वो लोग तो आउट ही हो गए 90 रन में पूरा। मम्मी को बोले थे डिनर मत बनाएगा और रात में बाहर खा के आएंगे, मैच ही से हमको खत्म हो गया। अभी मैं गया था वैंखेड़े में, वहां मैच बहुत देखने में मजा आता है। मतलब वहां का क्राउड एकदम ओफ। वो वाला मैच भी अच्छा हुआ था, अभी तुम लोग शायद देखा कि नहीं मालूम नहीं, गुजरात टाइटंस और उसका मुंबई इंडियंस। नहीं, उसमें ना वो हुआ था, बार बार मैच इधर उधर हो रहा था, बारिश आया था 2-3 बार, और लास्ट तक भी लगा था मुंबई जीत जाएगा, फिर जीटी जीत गया। वो बोला था ना अंपायर को कि आप चीटिंग किए हैं। अरे एक्चुअली वो लोग बोला हो गया, मैंने डीएल मेथड से वो जीत रहा था, मुंबई जीत रहा था, फिर वापस से वो लोग उतरा और लोग जीत गया। ऐसे ही होता है भाई, यही सब। लास्ट तक जो खेलेगा वो जीतेगा। 11-12 को एग्जाम है, जो 10 तारीख तक, 10 तारीख नहीं, 10 तारीख 3 बजे के बाद कुछ मत पढ़ना। अब जैसे क्रिस गेल का नाम लिया, वो एबी डिविलियर्स, वो लोग का नहीं था, वो लोग नहीं वो लोग का हुआ, तो सबका वही है। और थोड़ा बहुत तो देखो मार्केटिंग भी होता है सब में। मैंने एवरीथिंग इज PR आई फील, मतलब सच बोल रहे हैं। मतलब अभी ओवरऑल मेरे को समझ में आ गया, मतलब जो दिखता है वही मतलब बिकता है। मतलब ऐसा ही होता है क्रिकेट में भी। क्रिकेट में भी इतना सारा प्लेयर है, जैसे रविंद्र जडेजा है। पहले मेरे को भी लगता था कि क्या ही करता है टीम में, भाई वो ही करता है सब चीज। मतलब नहीं, मतलब वो एक्चुअल में भाई उसको बोलते हैं अंडररेटेड प्लेयर। मतलब भाई कितना साल से वो सारा फॉर्मेट में खेले ही जा रहा है, खेले ही जा रहा है। और भी था जैसे चेतेश्वर पुजारा है, ये लोग सब बहुत, अजिंक्य रहाणे हैं। एक जैसे ये तुम्हारा, मेरा फ्रेंड को बहुत पसंद है KL राहुल। मेरे को लगता था कि क्या करता है ये टीम में। एक्चुअली मैं खाली मार्केटिंग में जाता हूँ ना, मेरे को धोनी कोहली यही सब दिखता है, जो दिखता है मेरे को वही दिख। अभी मैं जब वो था, मैं तुम लोगों को बताया भी था, मैं एक बार आ रहा था
तो पूरा भीड़ लगा हुआ था, मैं पूरा मुंबई इंडियंस के टीम में, मैंने सब आसपास में घूम रहा था, मतलब सेंटनर अपनी वाइफ के साथ, रोहित शर्मा, मलिंगा, सब मतलब आसपास में था वो लोग। चलो सितंबर 2017, मैंने बाकी पूरा टीम को उतना सिक्योरिटी नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा का बहुत सिक्योरिटी था, मतलब उसके आगे पीछे एकदम आदमी लोग था पूरा, मतलब 10-12 बॉडीगार्ड था, मतलब मैंने बाकी लोग से तो मिल सकता था, मतलब हम लोग लाइन में ही थे, सेम लाइन में ही थे, बट रोहित शर्मा के लिए पूरा सब खाली वाली कराया एकदम पूरा। क्या? हाँ, और उसका भी बहुत है मुंबई में, स्काई का, स्काई स्काई उसका भी बहुत है। चलो, सो आफ्टर दैट चिट चैट, यस, क्या आपने कभी गए हैं मैच देखने स्टेडियम में? इफ यस तो कौन सा वाला, चैट बॉक्स पे बताइए। सितंबर 2017 का क्वेश्चन नंबर 11, यस अभी सब लोग टाइप कर रहे हैं। डीसी वर्सेस जीटी, डीसी वर्सेस एमआई, डीसी वर्सेस, ये सब मैच देखता है। वंश शाह लिख रहे हैं, मैं भी गया था जीटी वाला मैच देखने। हाँ, अरे वर्सेस में भी तो है ना। अब मैं सोच रहा हूँ आईपीएल मेरे लिए बोरिंग हो गया, अब मैं सीधा F1 देखने जाऊंगा। मैं इंस्टाग्राम में फॉलो करना तुम लोग, अब मैं सोच लिया मैं अगले साल तक F1 देखने जाऊंगा। अब अभी वो जो मूवी आया था ना, देखा तुम लोग? गजब, मतलब पैसा होना चाहिए देखो लाइफ में सच में, मतलब इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, क्वालिफाई करो और फिर घूमो। मतलब जब तक जैसे मैं सीए बना 2000, कब बना था मैं सीए, कोई याद भी नहीं है, 2020 में, उसके पहले तक मैं कहीं नहीं घुमा था, अब मैं बहुत जगह घूम लिया। तो डिग्री आने से, पैसा आने से फिर तुम लोग को लगेगा एंजॉयमेंट अब चालू होगा, मतलब अभी कोई एंजॉयमेंट नहीं है। अभी जैसे 4-5 लड़का लड़की लोग जो घूमता है सब फालतू चीजें है। तुम लोग एक बार उसका यूरोप जाके आओ, तुम लोग का माइंड चेंज हो जाएगा पूरा एकदम। वहाँ का कल्चर, वहाँ वो लोग ग्रीड भी अलग तरीके से करता है भाई, हाथ वाथ नहीं मिलाते वो लोग, सीधा किस से चालू करता है। ठीक है, चलो, अरे हम तो वो लोग का कल्चर का बात कर रहे हैं, वहाँ एकदम ओपन कल्चर है भाई। मैंने बात करने वाले बहुत खुश है, मतलब फ्रैंक है, मतलब यहाँ ऐसे शाय फील करते हैं ना हम लोग सब, वहाँ एकदम ओपन कल्चर है, मतलब ऐसे रास्ता में बैठ के दारू पी रहा है। ठीक है। A university offers its students three financing options. मेरे को फ्री सुनाई दिया। 3 financing options for a degree course that lasts exactly 3 years. Okay. Fees are paid during the term of the course monthly in advance. The fees are 10,000 per annum in the first year and rise by 5% on the first and second anniversaries of the start of the course. So fees कैसे देना है? Monthly in advance. Fees are 10,000 per annum in the first year and rise by 5% on the first and second anniversaries of the start of the course. The university makes a loan to the students which is repaid in installments after the end of the course. The installments are determined as follows. अपने को निकालना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट्स ड्यू अंडर ऑप्शन ए, ठीक है, अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और लास्ट, सेकेंड लास्ट लाइन देखो, मैंने लास्ट लाइन, द स्टूडेंट विशेस टू टेक द फाइनेंसिंग ऑप्शन विद द लोएस्ट एनपीवी एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम इफेक्टिव। सो सबसे पहले ऑप्शन ए, तुम समझ रहे, तुम जहां ज्यादा पढ़ लेगा ना इसमें वो भी दिक्कत है, तो कम कम पढ़ो, क्योंकि तुमको अगर ऑप्शन ए का बोला है ना तो बी सी पढ़ने का दरकार नहीं है। नहीं समझा क्या भाई? ऐसा क्या इंफॉर्मेशन होगा बी में जो तुम्हारा ए को इंपैक्ट करेगा? नहीं इंपैक्ट कर सकता है। तो पहले ए का करेगा, फिर बी पढ़ेगा, फिर बी का करेगा, फिर सी का करेगा, सी का करेगा। समझ गया? कैसे करेंगे बताओ? 3 साल का कोर्स है, 10,000 मंथली इन एडवांस। बोलो बोलो, 10,000 ए ड्यू 112 प्लस 10,000 1.05 ए ड्यू वी प्लस, हाँ
अब पता है मेरे को इस समय बहुत मजा आता है, मैंने सम को ब्रेक डाउन करके उसको धीरे धीरे सॉल्व करना, जब बन जाता है ना तो लगता है यस जीवन में कुछ हासिल हुआ है अब। ठीक है, तो एक बार में बनना चाहिए, धीरे धीरे करके इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, रुक जाओ। अब आते हैं बी में। द यूनिवर्सिटी मेक्स अ लोन टू द स्टूडेंट्स which is repaid in installments after the end of the program. The installments are determined as follows. 12 बज रहा है। The installments are determined as follows. No payments are made until 3 years after the end of the course. Over the following 15 years, students pay the university 1300 per year quarterly in advance. बोलता है पहला 3 साल बच्चा पढ़ रहा है तो पैसा कहां से लाएगा? नो पेमेंट्स। ओवर द फॉलोइंग 15 ईयर्स स्टूडेंट्स पे द यूनिवर्सिटी 1300, ये क्या पाउंड है ना, हाँ 1300 पाउंड पर ईयर क्वार्टरली इन एडवांस। 1300 पर ईयर क्वार्टरली इन एडवांस। सो 1300 ए ड्यू कितना? ए ड्यू 15 है ना, 4। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स इंक्रीज टू 1500। क्यों? करेक्ट, तुम पास है भाई, एकदम सही लड़का, एकदम पूरा सही जा रहा है जीवन में। करेक्ट। नो पेमेंट्स आर मेड अंटिल 3 years आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स। एक लाइन इसमें, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड। 1500 ए ड्यू 15 4। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोलेंगे और एक चीज बोलेंगे जो पहले इसमें गलती कर चुका है, प्रैक्टिस। मतलब जैसे वो इस सम को एक बार घर पे बना चुका है, इसका मतलब तब उसको ये चीज दिमाग में है कि भाई 3 years आफ्टर, तो वो फ्लो में आने से समझ में आ जाता है। रुको ना भाई। प्लस क्वार्टरली पेमेंट्स इंक्रीज टू 1800। फिर क्या होगा? v टू द पावर 36। ये b का हो गया, इजी था a और b, है कि नहीं? तो 4 नंबर a में मिल गया और 5 नंबर b में मिल गया। फिर क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इनिशियल लेवल ऑफ सैलरी दैट विल लीड द पेमेंट्स अंडर ऑप्शन सी टू हैव द लोएस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 3 ऑप्शंस। मेरा बात सुनो, पहले हम लोग a और b का करेंगे, समझ गया? हमको क्या करना है, सुनो ये क्वेश्चन समझ लो। पहले ए और बी बहुत इजी है। अब देखो तुमको ब्रेक डाउन करना होगा, हो सकता है कि तुम्हारा पूरा सम नहीं बने, तुमको ऑप्शन सी में हल्का प्रॉब्लम हो, ऑप्शन सी हल्का ट्रिकी है 1-2 पार्ट में, तो तुम अगर स्टेप्स दिखाएगा ना तो तुमको नंबर मिलता है, उसका भी पार्ट मार्किंग हर एक चीज का मिलता है। ठीक है ना? सो फाइनल सोल्यूशन राइट होगा तो तुमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। फाइनल सोल्यूशन का सिर्फ आधा एक नंबर ही होता है। ठीक है ना? तो तुमको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि हर एक चीज का आंसर निकालो, स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा तो तुमको मार्किंग मिलेगा। हो सकता है इक्वेशन सही हो तो 2 नंबर मिल जाएगा, फाइनल आंसर के ऊपर वाला सही है तो 2 नंबर और मिल जाएगा, तो फाइनल आंसर खाली आधा 1-2 नंबर काटेगा वो लोग। ठीक है, ये लो कॉपी हो गया। अब इसके बाद में लोग क्या बोलता है, बोलता है तीनों में ऐसा सैलरी बताइए कि तीनों में ऑप्शन सी सबसे लोएस्ट हो। तो पहले तो ए और बी का रेस में जो एनपीवी कम आएगा वो जीतेगा, तो एक जन तो यहां से बाहर हो जाएगा। फिर जिसका कम आया, मान लेते ए और बी में बी का कम आया फॉर एग्जांपल, तो बी का जो एनपीवी है उसको हम लोग इक्वेट करेंगे सी का एनपीवी से और एक सैलरी का लेवल निकालेंगे। ठीक है, बी का जो एनपीवी है उसको हम लोग इक्वेट करेंगे सी का एनपीवी से और एक सैलरी का लेवल निकालेंगे, और उस सैलरी लेवल को बोलेंगे कि भाई ये वो सैलरी लेवल है जिसपे बी और सी दोनों का एनपीवी सेम हो गया। बट हम लोग को क्या बोला है, ऐसा सैलरी जिसके लिए तीनों में सबसे कम क्या हो, सी। तो सैलरी कम तो रीपेमेंट भी कम, सैलरी कम तो रीपेमेंट भी कम, सिंपल है। मतलब हम लोग बोलेंगे इससे अगर कम सैलरी होगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में बोलता है
Students pay to the university 3% of all their future earnings from work. 3% of all their future earnings from work with the payments made annually in arrears. Payments कैसे होगा? Annually in arrears. ठीक है. A particular student wishes to attend the university. He expects to leave university at the end of the 3-year course and immediately obtain employment. The student expects that his earnings will rise by 3% per annum compound at the end of each of the next 10 years and then he will take a 5-year career break. अब मेरा बात सुनो, कल जो अपने क्वेश्चन किए थे ना, 9 बार इंक्रीज था, 10 साल था, यहां पर क्या बोला है? 3% पर एनम कंपाउंड फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 years. तो इंक्रीज कितना बार होगा? इंक्रीज कितना बार होगा? 10 बार इंक्रीज होगा. 10वां साल के एंड पे भी इंक्रीज होगा. सो 3% वी क्यूब तो आएगा ही, और x मेरा सैलरी लेवल है ना. x जो मेरा सैलरी लेवल है उसका 3% एनुअल देंगे, वी क्यूब आ गया. अब अंदर में क्या आएगा ये बताओ? पहला साल क्या आएगा अंदर में? एनुअली इन अरियर देंगे तो क्या आएगा? v प्लस बताओ 1.03 v स्क्वायर प्लस डॉट 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 1.03 टू द पावर 9 v टू द पावर 10. क्योंकि इसके बाद वो क्या लेगा? करियर ब्रेक. आफ्टर द करियर ब्रेक he expects to restart. Very important, please ध्यान देना. After the career break he expects to restart work on the salary he was earning when the career break started. When the career break started मतलब he entered the 11th year. अब अगर वो चालू करता तो कितना लेवल पे चालू करता? x इंटू 1.03 टू द पावर 9 और 10. सो दिस इज द सैलरी लेवल जिस पे हम लोग चालू करेंगे. x इंटू और कितना साल हो गया? 16 साल हो गया. मतलब 15 साल वहां हो गया, अब वो 16वां साल में जॉब वापस ज्वाइन किया है. तो 0.03 x 1.03 टू द पावर 10 v टू द पावर 15. ठीक है ना. सो अब बेसिकली वापस से क्या होगा? v. फिर क्या बोल रहा है? he then expects to receive salary increases of 1% per annum compound at the end of each year until retiring 45 years after graduating. So 45 years after graduating. So 15 साल का तो कहानी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो और कितना साल चलेगा? 30 साल चलेगा. तो लास्ट वाला में इंक्रीज के पावर में क्या होगा? 29. क्योंकि 16 साल में क्या है? 1.01 के पावर में 0 है. ये 16th ईयर है तो यहां पर है 1.01 के पावर में 0 प्लस फिर क्या होगा बताइए? v स्क्वायर 1.01 टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 1.01 टू द पावर 29 v टू द पावर 30. वो तो ऑप्शन बी में था, यहां कहां बोला है? ऑप्शन बी अलग है, ऑप्शन सी अलग है. ऑप्शन बी में नहीं ये चीज बोला है. वो तो यहां किया ही हूं मैं v टू द पावर 3, और यहां v टू द पावर 15 लिखा हूं मैं, क्योंकि v टू द पावर 15 ठीक है, एक्सेप्टेड. 3 साल पढ़ने का और वैसे. ठीक है, ठीक है. तो ये वाला पार्ट को सॉल्व करना इज वेरी सिंपल. v बाहर आ जाएगा. सो दिस इज 1 प्लस 1.03 v यहां पर भी v बाहर आ जाएगा.
सबको समझ में आया वाला क्वेश्चन? सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करो इसको।
एक जन क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डिड वी टेक 1.03 टू द पावर 10। वही तो मैंने आपको समझाया ना कि जब 10वां साल के बाद में इंक्रीज हो रहा है, 10th ईयर के एंड पे जब वो इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज 1.03 टू द पावर 10 एंड वो उसके जस्ट बाद एक करियर ब्रेक में जा रहा है 5 साल का। तो जब वो 16th ईयर में अपना जॉब रिवाइव करेगा, सो यू विल बी स्टार्टिंग एट अ सैलरी ऑफ 1.03 टू द पावर 10 एंड नॉट 9। ठीक है, ओके।